वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे ट्रांस इफेक्ट से संबंधित सिद्धांत कि ट्रांस इफेक्ट कौन कौन से सिद्धांत से समझा जा सकता है, आखिर क्यों किसी फिक्स लिगेंड के ट्रांस लिगेंड ही वहाँ से डिस्प्लेस होता है, प्रतिस्थापित होता है। ये हम कल समझ रहे थे, जिसे मैंने आपको दो फैक्टर बताए थे, एक तो पाई बॉन्डिंग सिद्धांत और एक बताया था पोलराइजेशन सिद्धांत, ध्रुवण सिद्धांत। हम पढ़ चुके थे पोलराइजेशन सिद्धांत को, ध्रुवण सिद्धांत को हम पढ़ चुके हैं, जिससे मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी बड़े आकार का ऋणायन उसको मेटल अपनी और उसके वैतम कोष को आकर्षित करती है, और जितना ज़्यादा उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। कहने का मतलब ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा, नाविक का उसके भैतम कोष पर आकर्षण बल का मान कम होगा, जिसके कारण वह न्यूक्लियस या नाविक उस ऋणायन के भैतम कोष को अपनी ओर उतना ही ज़्यादा आकर्षित कर सकता है। इस वजह से उनके बीच की ओवरलैपिंग बढ़ेगी, ओवरलैपिंग के कारण उनके मध्य का बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। चूंकि इनके बीच में लिगेंड से मेटल ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची है, Ml लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जैसे ही मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, वह ट्रांस लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कम कर देगा। इस वजह से उस ट्रांस लिगेंड और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो कम स्टेबल हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उसको आराम से प्रतिस्थापित कर सकता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। हमने दो प्रमाण भी देखे थे इसके पक्ष में कि जब एक बॉन्ड स्टेबल हो रहा है, दूसरा बॉन्ड डिस्टेबल हो रहा है, इसका मतलब डिस्टेबल होने वाले बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। और वास्तव में प्रैक्टिकली ऐसा देखा भी गया है कि उस बॉन्ड की लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके अलावा मेटल लिगेंड के भैतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अगर हम मेटल को चेंज कर दें तो ट्रांस इफेक्ट में परिवर्तन आना चाहिए, और वास्तव में ऐसा होता भी है कि यदि हम पीटी की जगह पीडी को ले लें तो ट्रांस इफेक्ट दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ये चीज़ हम कल की क्लास में देख चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाई बंधन सिद्धांत को। नेक्स्ट सिद्धांत जो है वो क्या है आपका, पाई बंधन सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्डिंग प्रिंसिपल कहते हैं। देखिए बच्चों, पाई बॉन्डिंग सिद्धांत को शॉर्ट में कल मैं आपको बता चुका हूँ। पाई बॉन्डिंग सिद्धांत में होता क्या है, सबसे पहली बात तो ऐसे लिगेंड जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल पाए जाते हैं वे पाई लिगेंड कहलाते हैं, वे पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाते हैं। कौन से, पाई ग्राही लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाते हैं। कौन कौन से, CN लिगेंड, CO लिगेंड, उसके अलावा C2H4 लिगेंड, PR3 लिगेंड। ये ऐसे लिगेंड हैं जिनके पास वैकेंट पाई व पाई स्टार ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ये जितने भी लिगेंड हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड, इनके पास में वैकेंट पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल पाए जाते हैं। जब इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में मेटल से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में मेटल से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, और चूंकि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे माना कि ये एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ये एक मेटल है, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट किए, ये बॉन्ड कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग हमने पढ़ी थी, उस बैक बॉन्डिंग का थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिगेंड ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट किए, इसे कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। जैसे ही लिगेंड ने मेटल को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे ही एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म को दिया, मेटल पर पार्शियली नेगेटिव और लिगेंड पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से नेगेटिव चार्ज आने की वजह से मेटल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल में डाल देता है या डोनेट कर देता है। इसके कारण लिगेंड और मेटल के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है,
पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए इसे अपन ने क्या बोला है, पाई बॉन्डिंग प्रिंसिपल बोला है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है MlX3, कॉम्प्लेक्स कौन सा है आपका, MlX3 एक कॉम्प्लेक्स है, ये मेटल, ये एक लिगेंड, ये X, ये X और ये वाला भी X। ये हमने माना L क्या है, एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई ग्राही लिगेंड है। इसने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट किए, मेटल को कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। जैसे ही सिग्मा बॉन्ड बना, मेटल पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, मेटल से उस नेगेटिव चार्ज को लिगेंड ने मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लिया और अपने बैकेंट ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन आ गए। इस वजह से इसमें कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। ठीक है, इसके कारण ये जो मेटल और लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड बना है, ये कैसा हो गया, स्थायी बॉन्ड हो गया, स्टेबल बॉन्ड हो गया। कैसा बॉन्ड हो गया, ये एक स्थायी बॉन्ड हो गया। चूंकि इसने मेटल से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, अतः L लिगेंड की और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ गई, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व, उच्च इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दैट्स क्लियर। मेटल लिगेंड बॉन्ड की और उच्च इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यह बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। और हम जानते भी हैं कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड के माध्यम से बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जब ये बॉन्ड इतना स्टेबल हो गया, तो यह बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, अस्थायी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा या अनस्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो बॉन्ड बना है अस्थायी बॉन्ड, ये बॉन्ड कमज़ोर है, वीक है। इस वजह से यह बॉन्ड, या बोल सकते हैं यह एक्स लिगेंड, यहाँ से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर जा सकता है। कब, जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद ये जो एक्स लिगेंड है ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर जैसे माना कि हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है MlX और X, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। कोई लिगेंड आया बाई, कोई बाई लिगेंड क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। हम जानते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, क्या बनेगा, MX Y X और L बनेगा, नहीं बनेगा। बीच में क्या बनती है हमारी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री बनती है। कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री बनती है, TBP ज्योमेट्री बनती है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करते ही एक इंटरमीडिएट बनेगा। वो इंटरमीडिएट कौन सा है आपका, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। बाद में क्या होता है, दो एक्स लिगेंड तो एक दूसरे के विपरीत उपस्थित हैं और तीसरा एक्स लिगेंड इक्वाटोरियल पोजीशन पर उपस्थित है, निरक्षीय पोजीशन पर उपस्थित है। ये जो तीसरा एक्स लिगेंड है, यह यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा और बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, L M बाई X और X स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। जहाँ से एक्स बॉन्ड हटा है वहीं पर बाई बॉन्ड जुड़ा है। ठीक है, ऐसे हमने क्या बोला था, इससे बोला था हमने स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन या त्रिविम विशिष्ट रिएक्शन बोला था। ठीक है, तो इस प्रकार से संकुल बनते हैं। सबसे पहले था PT LX3 संकुल, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड। उसके बाद इंटरमीडिएट बना PT LX3Y संकुल, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। उसके बाद वापस से क्या बना आपका M, या बोल सकते हैं मेटल PT मान ले तो PT X2LY संकुल। ठीक है, ये संकुल बना। इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म हुई। अब देखिए, हम जानते हैं कि मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगेंड अपने पाई बैकेंट ऑर्बिटल में खींच लेता है। ये पाई ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के भी हो सकते हैं और d ऑर्बिटल के भी हो सकते हैं। ये बैकेंट ऑर्बिटल जो है वो p ऑर्बिटल के बैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकते हैं और d ऑर्बिटल के बैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। इस वजह से दो प्रकार की बैक बॉन्डिंग पाई जाती है, p पाई d पाई, या बोल सकते हैं इसको d पाई p पाई और d पाई d पाई बैक बॉन्डिंग।
या डी पाई पाई बॉन्डिंग पाई जाती है। दो प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है। अब किसमें तो डी पाई पी पाई होगी और किसमें डी पाई बॉन्डिंग होगी, ये हम देखते हैं। उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था MlX3। क्या एग्जाम्पल लिया था? अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था MlX3। यदि मैं इस एग्जाम्पल में L के बराबर C2H4 ले लूँ, क्या ले लूँ? C2H4 कौन सा लिगेंड है? ये पाई बॉन्डिंग लिगेंड है, पाई ग्राही लिगेंड है। ये मेटल है, हमने L के स्थान पर क्या ले लिया? C2H4 लिगेंड ले लिया, कार्बन का लिगेंड, प्रबल लिगेंड। यहाँ X, यहाँ X, यहाँ X ले लिया। बात करें हम कार्बन की, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 होता है, 1s2, 2s2, 2p, कितना? 2p2। 3 p ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, 2 भरे हुए हैं और 1 p ऑर्बिटल क्या है? खाली। px माना, ये माना py, ये माना pz। तो कौन सा p ऑर्बिटल खाली है? pz p ऑर्बिटल खाली है। कौन सा ऑर्बिटल खाली है? pz p ऑर्बिटल खाली है। और ये जो pz बैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि हमने अभी क्या बोला? पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या है? जो अपने बैकेंट ऑर्बिटल में मेटल के भरे हुए डी कक्षकों से, क्योंकि मेटल में तो डी कक्षक हैं, मेटल के भरे हुए डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर आकर्षित करता है, बैकेंट ऑर्बिटल में ग्रहण करता है, वो अपने क्या होते हैं? पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? वैकेंट pz ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं। चूंकि ओवरलैपिंग की बात करें तो जेड एक्सिस का लिगेंड जेड एक्सिस के लिगेंड से ओवरलैपिंग कर सकता है। जैसे मान के चलो कोई लिगेंड ये जेड एक्सिस है, इस पर एक लिगेंड है, तो ये भी तो जेड एक्सिस वाले से ही ओवरलैपिंग कर सकता है। आप अगर कहना चाहो कि सर ये तो ऐसे भी ओवरलैपिंग कर लेगा क्या? ये ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं होगी। जेड एक्सिस वाला जेड एक्सिस वाले से ही ओवरलैपिंग कर सकता है। इस वजह से ये जो मेटल है इसका DYZ ऑर्बिटल, कौन सी एक्सिस वाला? जेड एक्सिस वाला ऑर्बिटल, इस लिगेंड के बैकेंट pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा और क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। किस प्रकार से बनाएगा? देखिए, ये मेटल है, ये क्या पाया जा रहा है? C2H4, इसके पास क्या पाया था? वैकेंट p ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं, ये प्लस ये माइनस। इस मेटल की बात की जाए तो मेटल के पास क्या पाए जा रहे हैं? वैकेंट d ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? वैकेंट d ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। ये प्लस प्लस एक दूसरे के पास, ये प्लस माइनस माइनस एक दूसरे के पास, दोनों में समपार्श्विक अतिव्यापन हो जाएगा, जिसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। दोनों में क्या होगा? अतिव्यापन होगा। H4C2 मेटल, ये p ऑर्बिटल इसके d ऑर्बिटल की तरफ चले गए, ये d ऑर्बिटल p ऑर्बिटल की तरफ आ गए, प्लस प्लस ये ओवरलैपिंग हो गई, माइनस माइनस ये ओवरलैपिंग हो गई, ये प्लस माइनस माइनस वाले में ओवरलैपिंग, ये प्लस प्लस वाले में ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, हुई या नहीं हुई? हो गई। इसे हमने क्या बोला है? इस ओवरलैपिंग को क्या बोला है? पाई बॉन्डिंग बोला है। क्या बोला है? ऐसी ओवरलैपिंग को हमने क्या बोला है? पाई बॉन्डिंग बोला है। इसने मेटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जैसे ही इसने मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर आकर्षित करा, क्योंकि इसमें क्या है? इधर x बॉन्ड है, यहाँ x, यहाँ x, तो जैसे ही मेटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को C2H4 लिगेंड ने अपनी ओर आकर्षित करा, MX बॉन्ड दुर्बल हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, X बॉन्ड को डिस्प्लेस करेगा और खुद न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है, पाई बॉन्डिंग हो रही है, वो कौन सी पाई बॉन्डिंग है? D पाई P पाई बॉन्डिंग है। कैसे पता लगा? क्योंकि मेटल के पास तो d ऑर्बिटल ही है, लेकिन लिगेंड के पास p ऑर्बिटल वैकेंट है, p ऑर्बिटल खाली है। तो लिगेंड के वैकेंट p ऑर्बिटल, ये कौन से हैं आपके? वैकेंट p ऑर्बिटल या खाली p ऑर्बिटल मेटल के भरे हुए d ऑर्बिटल के साथ में क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है, अतिव्यापन करता है, और क्या बनता है? d पाई p पाई बॉन्डिंग बनती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस बॉन्ड के बीच में रह जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड के बीच में आ गई, अतः इस बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी।
MX बॉन्ड ड्रॉबल हो जाएगा। इस वजह से इस बॉन्ड के ट्रांस पोजीशन पर उपस्थित बॉन्ड आसानी से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, या न्यूक्लियोफाइल उसको आसानी से प्रतिस्थापित कर सकता है। ये एग्जाम्पल किसका हुआ? ये एग्जाम्पल तो हुआ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का। कौन सी बॉन्डिंग का? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का एग्जाम्पल हुआ। अब अगर हम बात करें इसकी जगह पे एक लिगेंड ले लें, कौन सा लिगेंड? PR3 लिगेंड। कौन सा लिगेंड ले लें? यदि इसकी जगह पे हम ले लें PR3 लिगेंड को ले लें तो देखिए किस प्रकार से होगा। वही ये था MLXXX। अब की बार हमने L के स्थान पर क्या ले रहे हैं? PR3 लिगेंड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? PR3 लिगेंड ले रहे हैं। अब देखिए अगर हम आगे बात करें, हमने क्या लिया है इस पर? PR3 लिगेंड लिया है। तो PR3 लिगेंड में फास्फोरस, कौन सा? फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल पाए जाते हैं। आई बात समझ में? दोबारा समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 3p3 मतलब ये तीनों की तीनों भरे हुए एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। उसके बाद क्या आता है आपका 3d। 3p के पास जब 3 आपका वर्ग उपस्थित हो चुका है, तीसरा कोष उपस्थित हो चुका है, तो तीसरा d भी होगा। ये क्या है? खाली है। वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है फास्फोरस में। फास्फोरस में क्या है आपके? फास्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और वैकेंट d ऑर्बिटल के प्रेजेंट होने के कारण देखिए किस प्रकार से बॉन्डिंग होगी। ये क्या है आपका? फास्फोरस, और ये क्या है आपकी मेटल। अब की बार मैं डायरेक्ट बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ किस प्रकार से बॉन्डिंग होगी। ये फास्फोरस के वैकेंट d ऑर्बिटल हैं। क्या है? ये फास्फोरस के वैकेंट d ऑर्बिटल हैं, और ये मेटल के भरे हुए d ऑर्बिटल हैं, जो कि इनके साथ क्या हो जाएंगे? अति व्यापित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनके साथ अति व्यापित हो जाएंगे। इस प्रकार से ये क्या हो गया? इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई, अति व्यापन हो गया। ये क्या है? मेटल के भरे हुए d ऑर्बिटल। ठीक है, क्या है? मेटल के भरे हुए d ऑर्बिटल हैं, इनके बीच में अति व्यापन हुआ। इसे हमने क्या बोला? ओवरलैपिंग बोला, या बोल सकते हैं क्या हो गई? ये पाई बॉन्डिंग हो गई। कौन सी बॉन्डिंग हो गई? ये पाई बॉन्डिंग हो गई है। मेटल के पास में, सॉरी फास्फोरस के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, और मेटल के पास में भी क्या है? भरे हुए d ऑर्बिटल्स हैं। लिगेंड के वैकेंट d ऑर्बिटल मेटल के भरे हुए d ऑर्बिटल के साथ में क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग कर रहा है। इस वजह से इस वाले एग्जाम्पल में होने वाली जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी है? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। कौन सी है बेटा? ये जो बॉन्डिंग हुई है, ये बॉन्डिंग हुई है आपकी कौन सी? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। इस एग्जाम्पल में कौन सी बॉन्डिंग हुई है? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हुई है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इसका मतलब हमें कैसे पता लगा डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का? लिगेंड जो आपका जिस एटम का लिगेंड है, जैसे PR3 फास्फोरस का लिगेंड है, C2H4 कार्बन का लिगेंड है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और देखिए कि वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है? वो वैकेंट ऑर्बिटल मेटल के भरे हुए d ऑर्बिटल के साथ में अतिव्यापन करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, इस वजह से जो बनने वाला बॉन्ड है उसका पता लग जाएगा कि ये पी पाई बॉन्डिंग के द्वारा बना है या डी पाई बॉन्डिंग के द्वारा बना है। तो पाई बॉन्डिंग प्रिंसिपल से हमारे क्या समझ में आया कि पाई बॉन्ड बनने से मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड स्टेबल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल और लिगेंड के बीच में सर्वाधिक होती है। इस वजह से मेटल और एक्स के मध्य का बॉन्ड, एक्स मतलब लिविंग लिगेंड, उसके मध्य का जो बॉन्ड है वो डिस्टेबल हो जाएगा, और डिस्टेबल होने के कारण आसानी से न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करके उसको प्रतिस्थापित कर सकता है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ट्रांस इफेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा लिगेंड किस प्रकार से ट्रांस इफेक्ट शो करता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्वेश्चन या मान लो एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 हमारे पास लिगेंड है। कौन कौन से? PPS3, एक लिगेंड है हमारे पास PPS3, एक लिगेंड है NH3, PPS3 NH3 व PtCl4 2- की अभिक्रिया से क्वेश्चन देखिए क्या है। PPS3 NH3 PtCl4 2- की अभिक्रिया से सिस और ट्रांस PtCl2 सिस व
ट्रांस PtCl2 NH3 PPS3 PtCl2 NH3 PPS3 के संश्लेषण हेतु सफल मार्ग बताइए। के संश्लेषण हेतु सफल मार्ग बताइए। एक तरह से हमने क्या स्टार्ट किया है, ये ट्रांस इफेक्ट के एप्लीकेशन कि हम कैसे अप्लाई करें ट्रांस इफेक्ट को। ट्रांस इफेक्ट को अप्लाई किस प्रकार से करना है, उससे हम ट्रांस सिस प्रोडक्ट सिस समावयवी या ट्रांस समावयवी किस प्रकार से बना सकते हैं। क्या बोलना चाह रहा है ये, इसने बोला है कि हमारे पास एक तो PPS3 लिगेंड है, एक NH3 लिगेंड है और एक हमारे पास ये संकुल है। इनकी हमें अभिक्रिया करानी है और सिस और ट्रांस मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है सिस पोजीशन में भी आना चाहिए और ट्रांस पोजीशन में भी आना चाहिए। उसकी हमें क्रियाविधि बतानी है, उसका मार्ग बताना। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाया PT। क्या कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, PtCl Cl 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 और 2- यही कॉम्प्लेक्स है क्या, यही कॉम्प्लेक्स है। अब हमारे पास दो लिगेंड दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, दो लिगेंड दिए हुए हैं, एक तो NH3 और एक PPS3। हमारे पास दो तरीके हैं कि एक बार तो मैं PPS3 की अभिक्रिया पहले कराऊं और NH3 की बाद में कराऊं। दूसरा तरीका है कि मैं NH3 की अभिक्रिया पहले कराऊं और PPS3 की अभिक्रिया बाद में कराऊं। दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके से देखते हैं हम। पहले हम क्या कर रहे हैं, NH3 की अभिक्रिया करा रहे हैं। हमने क्या किया, इसकी अभिक्रिया NH3 से कराई। किसकी कराई, NH3 से कराई। एक लिगेंड जुड़ेगा तो एक लिगेंड हटेगा तो Cl- यहाँ से निकल जाएगा। कल ही मैंने आपको बताया कि जब चारों ही लिगेंड सेम है तो आने वाला लिगेंड कहीं पर भी जुड़ सकता है। इस वजह से मैंने इसको माना, यहाँ पर जोड़ दिया NH3 Cl Cl Cl, ठीक है। यहाँ से एक Cl निकल गया, माइनस चार्ज। अगला लिगेंड कौन सा, एक तो NH3 जोड़ दिया। अब क्या जोड़ना है, इसमें PPS3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, PPS3 जोड़ना है। अब देखिए बच्चों, ये PPS3 किस जगह पे जुड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ट्रांस इफेक्ट। जब दो लिगेंड डिफरेंट होते हैं तो उनमें से हमें क्या देखनी है, ट्रांसएबिलिटी देखनी है, ट्रांस इफेक्ट देखना है, किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। हमारे पास दो लिगेंड कौन कौन से, एक तो NH3 लिगेंड है और एक Cl लिगेंड है। इन दोनों में से किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, हम जानते हैं कि Cl का ट्रांस इफेक्ट, हेलोजन का ट्रांस इफेक्ट नाइट्रोजन वाले कंपाउंड से कम होता है, एक NO2- को छोड़कर। NO2- का ज़्यादा होता है, लेकिन NO2- को छोड़कर नाइट्रोजन के जितने भी लिगेंड हैं उनका जो ट्रांस इफेक्ट है वो हेलोजन की तुलना में कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि Cl का ट्रांस इफेक्ट NH3 से कम होता है। जब Cl का ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो ये अपने ट्रांस उपस्थित बॉन्ड को कमज़ोर कर देता है। क्यों कर देता है, किसके कारण, पोलराइजेशन के कारण ये अपने ट्रांस उपस्थित बॉन्ड को कमज़ोर कर देता है। इससे आने वाला जो लिगेंड है वह इसकी ट्रांस पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, PT। क्या बनेगा, PPS3 को हमने इसकी जगह पर जोड़ दिया। इधर वही Cl, इधर वही NH3 और इधर वही Cl। देखिए हमने दो लिगेंड जोड़े, एक NH3 लिगेंड, एक PPS3 लिगेंड। NH3 लिगेंड ये रहा, इसी दिशा में PPS3 लिगेंड है। दोनों लिगेंड एक ही पोजीशन पर उपस्थित हैं, इसलिए बनने वाला समावयवी सिस PtCl2 NH3 PPS3 होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा। तो इसने ये बोला है कि एक तो हमें एक मार्ग तो बताना है सिस वाला और एक बताना है ट्रांस वाला। सिस वाला तो आ गया हमारा कि जब हम NH3 की अभिक्रिया पहले कराएंगे तो क्या होगा, NH3 कोई से भी लिगेंड को हटाकर जुड़ जाएगा। PPS3 की अभिक्रिया कराने पर Cl का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट, ट्रांस प्रभाव NH3 की तुलना में ज़्यादा होता है। इस वजह से Cl का ट्रांस बॉन्ड हट जाएगा और इसके स्थान पर कौन जुड़ जाएगा, PPS3 जुड़ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हमारे पास क्या बना, सिस PtCl2 NH3 PPS3 बन गया। क्या, कब, जब हमने NH3 की अभिक्रिया पहले कराई। अब की बार हम उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम का मतलब है कि यहाँ PtCl Cl Cl और Cl 2-। उल्टे काम से हमारा मतलब है कि पहली बार तो हमने क्या किया, वहाँ पर NH3 की अभिक्रिया पहले कराई। अब सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, PPS3 जो लिगेंड है इसकी अभिक्रिया पहले कराएंगे। पहले किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, PPS3 की। हम PPS3 की अभिक्रिया जैसे कराएंगे ये Cl को हटाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स हो क्या होगा, PT। कोई से भी Cl को हटा सकता है, चारों Cl सेम है तो क्या बनेगा, PPS3 Cl
Cl माइनस। ठीक है, यहाँ से एक Cl माइनस निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, NH3 की अभिक्रिया करानी है हमें। यहाँ से वापस से एक क्या निकलेगा वो हम देखते हैं अभी। देखिए हमारे पास वही दो डिफरेंट लिगेंड, ट्रांस लिगेंड वहीं से लगना शुरू हो जाता है जब हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में दो डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट हो जाते हैं। हमारे पास PpS3 लिगेंड भी है और Cl लिगेंड भी है, लेकिन हम जानते हैं कि PpS3 लिगेंड एक पाई ग्राही लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बच्चों, पाई ग्राही लिगेंड है, बता चुका हूं मैं। PpS3 एक पाई ग्राही लिगेंड है, जो मैंने बताया था आपको PR3 एक पाई ग्राही लिगेंड है, और पाई ग्राही लिगेंड होने के कारण इसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है Cl माइनस से। इनका ट्रांस इफेक्ट तो बल्कि सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पाई ग्राही लिगेंडों का जो ट्रांस इफेक्ट है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें पाई बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस वजह से इसका ट्रांस इफेक्ट Cl माइनस से ज़्यादा है। अतः ये अपने ट्रांस में उपस्थित Cl को यहाँ से हटा देगा, और कौन जुड़ जाएगा, NH3 लिगेंड यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, PtCl इस Cl के स्थान पर, इसके ट्रांस के Cl के स्थान पर क्या जोड़ दिया, NH3 लिगेंड जोड़ दिया। इधर Cl, इधर PpS3 और इधर Cl। जुड़ने वाले दो लिगेंड PpS3 और NH3 दोनों एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर उपस्थित हैं। इस वजह से बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, ट्रांस प्रोडक्ट होगा। कौन सा होगा, ट्रांस PtCl2 NH3 और PpS3। ठीक है, तो हमने दोनों मार्ग बता दिए हैं, दोनों सफल मार्ग बता दिए कि किस प्रकार से ट्रांस बनेगा और किस प्रकार से सिस बनेगा। इसके एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम कल की क्लास में, कारण क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है, पर आप एक एग्जाम्पल से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। इस वजह से कुछ एग्जाम्पल और कल की क्लास में देखते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल तक के लिए धन्यवाद। कल आपकी ये यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।